नमस्ते, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बेसिकली गुड इवनिंग हो गया है। अब हम लोग तैयार हो गए हैं अपने आज के सेशन के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति कैसे उनका चुनाव होता है। अमृता बेटा गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों के पास तक पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल? जल्दी से बता दीजिएगा कि मेरी आवाज आप लोगों के पास तक पहुंच रही है। और जो बच्चे हमारे YouTube पर हैं वो भी जल्दी से बता देंगे। शशिकला गुड इवनिंग बच्चे। दया गुड इवनिंग। पू को अच्छा नाम है भाई। नीलोफर बच्चे गुड इवनिंग। चलिए, तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास तक पहुंच रही है। एम आई ऑडिबल? तो हम लोग शुरुआत कर सके सेशन को। ठीक, शशिकला ने जवाब दे दिया भाई। सूरज बेटा गुड इवनिंग। सब लोगों को गुड इवनिंग। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे आज भारत देश के प्रमुख या कार्यपालिका के प्रमुख, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पर जानते हैं। ठीक है ना? तो शुरुआत करते हैं फिर। देखिए, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भाग 5 का जो हम लोगों का संविधान का पार्ट 5 है। अगर पार्ट 5 की बात करें तो जो हम लोगों का यूनियन यानी जो हमारा केंद्र आता है ना, या हमारा जो संघ, बेसिकली संघ, केंद्र कहना ठीक नहीं होगा, संघ, संघ का प्रमुख कह लीजिए, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है, जिन्हें हम लोग बेसिकली राष्ट्रपति के नाम पर जानते हैं, है ना। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उनके नाम पर। धीरज, रवि गुड इवनिंग बच्चे। चलो, तो शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रपति के बारे में, अपने देश के राष्ट्रपति जी के बारे में जानने को लेकर। इससे पहले कि सेशन शुरू करें, मैं अपने बारे में बहुत थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम राजेश यादव है और अपने जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, शायद आपको ये जो जगह खाली दिख रही है, ये जगह, क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि मैं इसे भर पाऊं। इस बात के अलावा कि मेरी जिंदगी की जो बड़ी अचीवमेंट है वो ये कि मैं पिछले 15 सालों से आप लोगों के साथ पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई अचीवमेंट या इससे बड़ा कुछ जिसे कह सकते हैं कि जो मैंने प्राप्त किया। क्योंकि इतने सारे बच्चे इन 15 सालों में, इतने सारे बच्चे पढ़े, इतने सारे बच्चे अपने अपने उद्देश्य, अपने अपने सिलेक्शन को जो उन्होंने चाहा वो प्राप्त किया, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी टीचर के लिए बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इसीलिए मेरे पास बहुत ज्यादा शब्द नहीं थे, इसलिए मैंने खाली अपने अनुभव को शेयर किया आप लोगों को। देखिए, ग्रेड अप पर आप लोगों के लिए एक फरवरी मेला आया हुआ है, और इस फरवरी मेला में 50% ऑफ तो है ही है, और आपकी जो वैलिडिटी है वो डबल कर दी जा रही है, यानी डबल वैलिडिटी, और प्लस आपका जो कोर्स का कीमत है वो आपका 50% हो जा रहा है। सीधे बाय नाउ करना है, कोई भी कोड, यूजर कोड वगैरह आपको नहीं लगाना, सीधा बाय नाउ करना है ना। हाँ बेटा, बिल्कुल निरोफर। मीडियम तुमने कोई भी लिया हो, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल यही होंगे, सवाल वही होंगे जो हिंदी मीडियम वाला देगा और जो इंग्लिश मीडियम वाला। क्वेश्चन सेम होगा बच्चे, ठीक है। बाकी आप परेशान मत हो, अपने भाषा को लेकर, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। जो बच्चे हमारे YouTube पे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और जो बच्चे मेरे ऐप पर क्लास को देख रहे हैं, है ना, वो बच्चे अपना रेटिंग जरूर कर देंगे, ठीक है। तो रेटिंग जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले बच्चे जो हमारे हैं,
वो जो है लाइक और शेयर कर देंगे। कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राजन बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने राष्ट्रपति जी को लेकर, और जल्दी से मुझे बस एक आंसर दे दीजिएगा कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति जी का नाम क्या है। ठीक, जल्दी से बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति जी का नाम क्या है। ठीक है, आसान सवाल है, शुरुआत आसान से करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे हम लोग, है ना। तो जल्दी से मुझे बताइएगा। ज्योति बेटा गुड इवनिंग। हाँ, बहुत बढ़िया। अमृता बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। रुचि क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अजय बहुत बढ़िया। राजन, नीलोफर क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। राजन, रेनू गुड इवनिंग बेटा। शशिकला बहुत अच्छे। बस एक गुजारिश करूंगा आप लोगों से, जीतू बेटा गुड इवनिंग। बस एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आप लोगों से, सूरज बेटा बहुत बढ़िया, प्रीति वेल डन बेटा, वेल डन। सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। बस एक गुजारिश जो मेरी रहेगी कि नाम के आगे श्री या मिस्टर जरूर लगा दे भाई, है ना। भारत के सबसे बड़े पद पर हैं, कल को आप लोग इन्हीं के नाम पर देश की सत्ता को आगे चलाएंगे, है ना। तो इसलिए ऐसे जब भी किसी बड़े नाम को लिया जाए तो नाम के आगे सर या मिस्टर जरूर लगा दें। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग जिस परीक्षा के दौर को आगे बढ़ेंगे, इसमें देखो 3 तरह का है। एक आपका रिटन होगा, यानी कि रिटन मीन्स प्री होगा। ठीक है, मैं बढ़िया हूं बेटा, बिग ड्रीम, मैं बिल्कुल अच्छा हूं। एक आपका मेंस होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू वाला जो सेक्शन होगा ना, वो आपकी पर्सनालिटी का सीधा सीधा टेस्ट करता है बच्चों। तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी भी नाम को जब आप लें तो उसमें श्री या श्रीमती जैसे शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग जरूर से जरूर करें। ठीक है, चलो भाई, नाम सबने सही बताया था। बस अब आगे से ध्यान रखेंगे, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, योग्य हैं, काबिल हैं। तो इन सारी चीजों का, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि जीवन के बहुत बड़े दौर में बड़े जगह पर आपको बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए इनका ध्यान रखिए। ठीक, चलो भाई। तो बेटा ये मेरा सौभाग्य है कि आप के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहा हूं मैं, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। ठीक, चलो। तो देखो भाई, भारतीय संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो भारतीय संविधान में सबसे बड़े पद का जो प्रावधान किया गया कि वो किया गया कि आर्टिकल 52 के तहत कि साहब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। मतलब किंतु परंतु इफ बट जैसे कोई शब्द है ही नहीं, बिल्कुल सर्टेन है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बेटा नीलोफर, मैंने अभी भी बताया कुछ देर पहले आपको कि जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में आएगा। एक तरफ इंग्लिश होगा और एक तरफ हिंदी होगा। ठीक है, चलो चलो भाई। तो भारत के आर्टिकल 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जो कि कार्यपालिका के, यानी जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसके हेड होंगे। आर्टिकल 53 कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, और इसीलिए हम लोग कहते हैं भारत के प्रथम नागरिक, भारत के सबसे जो बड़े आ, अधिकारी हैं, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा जल्दी ही आरओ की वैकेंसी आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपनी पढ़ाई करते रहो।
आयोग अपना काम करेगा, आपको अपना काम करना है। ठीक है ना, बस इस चीज का ध्यान रखना। आयोग अपना काम करेगा और आपको अपना काम करना है। आयोग जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी इस वैकेंसी को डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, चलो भाई। और YouTube पे मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा प्लीज। ठीक है, चलो। अगर हम लोग आर्टिकल 54 की बात करें, देखो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति का चुनाव, है ना। तो 54 में राष्ट्रपति का चुनाव का प्रावधान बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे ये कुछ आर्टिकल्स है बेटा रुचि, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, है ना। अब जैसे ये कुछ है आपके राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और ये जब आप लोग बार बार पढ़ते चलेंगे, रिपीटिंग जिसे कहते हैं ना, रिवीजन करते चलेंगे, तो वो वहां पर क्लियर होता जाएगा। उसके लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लो, है ना। आप सोचो एक दिन में याद हो जाएगा, तो बच्चे ऐसा संभव नहीं है, मुश्किल है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हाँ, ये है कि रोज पढ़ेंगे या दूसरे तीसरे दिन रिवाइज करते चलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, चलो भाई। तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अगर बात करें तो कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी जो इलेक्शन होगा वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। इसका साफ मतलब है, हाँ सिलेबस एक ही होगा। ठीक, इसका देखो बिल्कुल साफ मतलब है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये प्रत्यक्ष, जिसे डायरेक्ट कहा जाता है, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है बल्कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिसमें सामान्य नागरिक, भारत का आम नागरिक अपना वोट नहीं देगा बल्कि उसके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होंगे, वो चाहे लोकसभा के सदस्य हों, वो चाहे राज्यसभा के सदस्य हों, वो इसमें मत करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इस निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होंगे वो सदस्य आपके होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो किसी मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा उससे सलाह मशवरा ले सकते हैं। बिल्कुल राजन, बिल्कुल सही बताया बेटा तुमने। ठीक है, चलो भाई। तो हम लोग बात कर रहे हैं निर्वाचक मंडल को लेकर, तो ध्यान रखिएगा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब यहां पर दोनों सदन का मतलब समझिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर हमारे राज्यसभा के हैं वो, और जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के और लोकसभा के। ठीक, अब हमें जल्दी से बता दीजिएगा कि राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं। जल्दी से बताइएगा, राज्यसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर हैं। राज्यसभा में टोटल कितने इलेक्टेड मेंबर हैं, जल्दी से बता दीजिएगा तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। राज्यसभा में निर्वाचित हम बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं। ठीक है,
चलो देखो, राज्यसभा में जो वर्तमान संख्या है वो है संख्या 245। ठीक, इनमें से देखो ध्यान रखना बच्चों कि 12 तो आपके नॉमिनेटेड हैं, ये आपके नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, अब इनमें से 245 में से 12 माइनस कर दो तो ये आपका 3 बचा, ये आपका 3 बचा, ये आपका 2 बचा, यानी 233 मेंबर जो है राज्यसभा के, ये आपके निर्वाचित हैं। अब 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं ना, 12 सदस्य मनोनीत हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, अच्छा, अब बताइए भाई लोकसभा में कितने निर्वाचित हैं? लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? हाँ, 12 राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल ठीक बताया। अब हमें बताइएगा जल्दी से कि हाँ दिव्यांशी बिल्कुल सही बताया बेटा, वेरी गुड। अब हमें बताइए लोकसभा में कितने? ठीक है, लोकसभा का बताइएगा। बहुत बढ़िया ज्योति, वेल डन बेटा। हमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बताइएगा जो निर्वाचित हैं। ठीक, चलो भाई, तो लोकसभा को भी लिख लेते हैं हम लोग यहीं पर। देखो, लोकसभा में कहा गया कि कुल आपकी संख्या जो होगी, आप लोग 552 बता रहे हो ना, ये कुल संख्या है बच्चों, ध्यान रखना ये कुल संख्या है। 545 यानी कि 543, और 2 सदस्य नॉमिनेटेड, वो जरूरी नहीं कि होंगे कि नहीं होंगे, वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। और अब तो 2020 के बाद से वो इच्छा चलेगी भी नहीं क्योंकि प्रावधान आ गया, खत्म हो गया। तो 543 आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। ठीक है, यानी अगर हम बात करें संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखो 3 और 3 6 हो गया, 3 और 4 7 हो गया, 5 और 7 यानी 776 सांसद, इंक्लूडिंग राज्यसभा एंड लोकसभा। ये तो आपके कहां के हो गए? संसद के। अब राज्य विधानसभाओं के, अब राज्य की विधानसभा का अलग अलग नंबर निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा वो संख्या जो कि राज्यसभा के निर्वाचित, राज्य विधानसभाओं के यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे। 4000 4100 कुछ समथिंग है बेटा, अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा मुझे फिगर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके 4100 से ज्यादा सदस्य आते हैं जो कि राज्य विधानसभाओं का हो जाएगा। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं वो, और प्लस आपके संसद के। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो 70 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में, इसमें कहा गया कि साहब दिल्ली और पुडुचेरी, ये भी जो विधानसभा है जो कि केंद्र शासित राज्य के तौर पर आते हैं। ठीक, तो दिल्ली पुडुचेरी 70वें संविधान संशोधन के आधार पर वहां की विधानसभा, और 2019 31 अक्टूबर जम्मू कश्मीर भी हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी हम लोग यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी को ही ले रहे हैं 70वें संविधान संशोधन के आधार पर, क्योंकि ऊपर वाले में तो हम लोग ऊपर का जो विधानसभा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर को तो जोड़ ही चुके थे। तो कुल मिलाकर दिल्ली, पुडुचेरी और आपके जो 28 राज्य बचते हैं उनको भी अगर जोड़ लिया जाता है तो कुल मिलाकर ये आपके निर्वाचित सदस्य होंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इलेक्टेड मेंबर, जिन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर, जिन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन के तौर पर चुना गया है। कुंदन बेटा गुड इवनिंग। तो ये आपके सदस्य पूरे हो जाते हैं उसके लिए। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया भाई, दया का सवाल है हमारे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो दया, वर्तमान समय में जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उनका नंबर है 8। ठीक है, उनकी संख्या बन जाती है 8। तो ध्यान रखिएगा 8 यूनियन टेरिटरी हैं आपके देश में वर्तमान समय में। 26 जनवरी 2020 के बाद ये संख्या आपको
आप बताई गई होगी और पता होगा। रेनू ने भी बता दिया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ देखो भाई, दिव्यांशी ने भी बता दिया, वेरी गुड दिव्यांशी। चलो, तो कुल मिलाकर वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपकी कुल मिलाकर संख्या हो जाएगी निर्वाचक मंडल की, यानी जो राष्ट्रपति को वोट देंगे, अपना अपना वोट देंगे। तो एक अलग बात होगा कि वो वोट कहीं ना कहीं जनता का भी रिप्रेजेंटेशन लेकर आएगा, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब चुनाव की प्रक्रिया देखो, वो तो निर्वाचक मंडल था हम लोगों का, जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आ जाएगा, जो कि वोट डालेंगे। प्रक्रिया क्या है, तो चुनाव के राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रक्रिया है वो आपकी आर्टिकल 55 में बताई गई है, अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है। और जिसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसे पढ़ा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी एकल हस्तांतरणीय। ध्यान रखिएगा, एकल हस्तांतरणीय। कुछ जगहों पर इसको संक्रमणीय लिखा जाता है, कुछ किताबों में संक्रमणीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संक्रमणीय शब्द जो है किताबों में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वोट चूंकि ट्रांसफर्ड हो जाता है ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आनुपातिक एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, जो कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताइएगा, चुनाव के, राष्ट्रपति के चुनाव के या उपराष्ट्रपति के चुनाव के ये जो तरीका है, ये हम लोगों ने जो लिया, वो हम लोगों ने लिया कहां से, आयरलैंड से। ये जो आपका आता है, इसे हम लोग आयरलैंड से ले हैं। और इसको एक तरीके से आप देखोगे तो एक मिस्टर हेयर हुआ करते थे। ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है, ये मिस्टर हेयर के द्वारा प्लान किया गया, डेवलप किया गया है। तो इसीलिए हम लोग इसको हेयर सिस्टम के तौर पर भी जानते हैं। अभी आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ये आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे चलता है, ठीक है। बस इससे ज्यादा मत याद करिएगा, ठीक। फिर ध्यान रखिएगा, ये आपका सीक्रेट बैलेट पर होता है, गुप्त मतदान। आपको ही पता है कि आपने किसको अपना पहली प्रायोरिटी दिया है, किसको आपने दूसरी प्रायोरिटी दिया है, किसको आपने तीसरी प्रायोरिटी दिया है। इसे कोई और नहीं जानेगा, सिर्फ और सिर्फ जो मत देने वाला व्यक्ति होगा, ये सिर्फ वही जान पाएगा कि मैंने किसको किसको अपना प्रायोरिटी दिया है। बेसिकली मान लो अगर 4 लोग खड़े हो जाते हैं, ABCD, है ना, अगर 4 लोग खड़े हो जाते हैं, चलो भाई 3 ही लोगों को खड़ा कर देते हैं, A, B और C, एक लाइन और खींच देते हैं, D। अगर 4 लोग चुनाव के लिए खड़े हैं तो इनमें आपकी प्रायोरिटी ली जाती है कि आप किसको दे रहे हैं, है ना। इट शुड बी पॉसिबल कि कोई A को अपनी पहली पसंद दे सकता है, दूसरी पसंद C को दे सकता है, तीसरी पसंद B को दे सकता है और चौथी पसंद D को दे सकता है। इसी तरह से कोई और अपना होगा, तो प्रायोरिटी दी जाती है। हम किसी दिन राष्ट्रपति का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस लेकर आएंगे और आप लोगों के साथ पूरी इलेक्शन प्रोसेस को बता देंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, इन सारी चीज को बता देंगे, ठीक है। उसके लिए एक पूरी अलग क्लास में आप लोगों के लिए अरेंज कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइए। चलो भाई, तो गुप्त मतदान होगा, यानी कि सीक्रेट बैलेट होता है ये। और अभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, जिसमें भारतीय नागरिक वोट नहीं करेंगे, बल्कि भारतीय नागरिकों के द्वारा चुने हुए जो लोग विधानसभा में हैं, जो लोग संसद में हैं, वो वोट करेंगे। वो भारतीय प्रतिनिधित्व का, यानी कि भारतीय जनता का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और भारत में अगर आप ध्यान दीजिए तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और कुछ राज्यों में जो विधान परिषद होती है, तो उन विधान परिषद के सदस्यों का जो चुनाव होता है, वो चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का, कुछ राज्यों में विधान परिषद जो है
उनका जो चुनाव होता है वो आपका होता है किस आधार पर? अप्रत्यक्ष, यानी उसमें जनता सीधे मत नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 चुनाव होते हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर किए जाते हैं। ठीक, फिर बात आती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी उसका टेन्योर कितना होगा। तो देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है जिस दिन वो अपने पद पर बैठेगा, जिस दिन से वो उसका कार्यकाल शुरू होगा। वर्तमान समय में 25 जुलाई है, 25 जुलाई से लेकर अगले 5 साल का जो 24 जुलाई का दिन होगा उस दिन, क्योंकि 25 जुलाई को तो नए राष्ट्रपति आ जाएंगे, तो 5 साल का टर्म होगा जिस दिन वो गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरे कार्यकाल का जो वर्णन दिया गया है, प्रावधान दिया गया है, ये आर्टिकल 56 में दिया गया है। बहुत बढ़िया राजन, 5 ईयर का है। और अभी परेशान मत होइएगा, अभी इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है ना, कुछ सवाल जवाब भी होंगे जो टॉपिक से जुड़े होंगे। ठीक है, चलो भाई। और ये देखो, हम लोग जो ग्रेड अप आपके लिए जो, या हम लोग जो आप लोगों के टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले, मैक्सिमम तौर पर पूछे जाने वाले सवाल उन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो ये जो सेशन होते हैं ना, ये सेशन आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए देखिए, मैं आपसे, मेरे साथी आपसे इस बात को कहते हैं कि कोई भी सेशन मिस मत करिए, क्योंकि ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे, सबसे अच्छी बात ये कि इनका आपको कोई कीमत नहीं देना है, ये फ्री सेशन है, आसानी से इसे कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी ऑफ द री इलेक्शन, यानी राष्ट्रपति के दोबारा से, क्या वो दोबारा से 3 बार या 4 बार या कितनी बार वो अपने इस पद पर धारण कर सकता है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी इस पद को ग्रहण कर सकता है, इसका कोई नंबर फिक्स नहीं किया गया है ना। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ठीक, तो उसका कोई नंबर नहीं है कि भैया 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। वो एक अलग बात है कि हमारे देश में एक परंपरा है, एक परंपरा का पालन किया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो इस पद पर 2 बार बैठे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के अलावा फिर और कोई नहीं। इसी तरह से उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी इकलौते ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिन्होंने 2 कार्यकाल देखा। अदरवाइज फिर तब से लेकर आज तक सभी लोगों ने राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 बार, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 1 बार। ये परंपरा है, ये परंपरा है। ठीक है राजन, आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है बेटा। ठीक है, चलो मैं जो है, देखो, इसका सही आंसर बता पाना तुम्हारे सवाल का राजन थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है ना। और फिर एक नाम मत लो, एक नाम और आ जाता है मोहम्मद अली जिन्ना का, उन्होंने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, ठीक है, चलो, तो मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। ठीक, परेशान मत होइएगा, अभी हम लोग टॉपिक पे रहें। ठीक है बच्चे, चलो, तो पुनर्निर्वाचन के लिए कोई भी पात्रता नहीं रखी गई है। बिल्कुल बदल सकती है बेटा जीतू, बिल्कुल बदल सकती है ना। ऐसा कहीं पे कोई प्रावधान नहीं किया गया है, परंपरा बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन अब लोगों ने नहीं बदला भाई, रखा कि भाई चलो इस परंपरा को आगे रखा जाए, है ना। तो बिल्कुल परंपरा बदल सकती है, कोई भी व्यक्ति 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन अब समस्या ये है ना कि आपको समर्थन भी तो मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेटा जिन्होंने खूब चुनाव लड़े और इसके लिए कई सारे संशोधन करने पड़ गए। शुरू में आप देखोगे राष्ट्रपति के पद के लिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए एक प्रपोजर्स होते हैं और एक सेकेंडर्स होते हैं, यानी एक प्रस्तावक होता है, एक अनुमोदक होता है। ठीक,
शुरुआत दौर में राष्ट्रपति के प्रस्तावक के लिए दो सांसद प्रस्तावक होते थे और 2 अनुमोदक हो जाते थे। इसी तरह से अगर विधानसभा से है तो 4 सदस्य विधानसभा के हो जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि फिर ये जिसे कहते नहीं है थोड़ा सा मजाक टाइप का बन गया। तो ऐसा नहीं है, कई बार कई लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्हें एक भी मत नहीं मिला। आश्चर्यजनक है कि जिस आदमी का नाम प्रपोजल के तौर पर 2 लोग कर रहे हैं, एमपी 2 सेकेंडर्स के तौर पर आ रहे हैं, ठीक है, फिर आगे चलकर इसको 10-10 कर दिया गया, 10 प्रपोजल और 10 सेकेंडर्स होंगे। जिन्होंने नाम बढ़ाया उन्होंने वोट नहीं किया, है ना। तो ये मजाक के तौर पर बन गया, तो इसीलिए धीरे धीरे करके संख्या भी कम हुई, साथ ही साथ फिर एक परंपरा भी चल बैठी। फिर दूसरा भाई देखो, राजनीति में यार सबका कैरियर है, चलने दो, है कि नहीं। अगर कोई एक ही आदमी बार बार बनता रहेगा तो अगले आदमी का तो राजनीतिक कैरियर खराब हो गया ना, है ना। कई नाम ऐसे हैं जो बेचारे इस उम्मीद और इस आशा में थे कि वो भी कभी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, बन जाएंगे, नहीं बन पाए, ठीक है। तो चलो, तो परंपरा जो पड़ गई है अच्छी परंपरा है, बढ़िया है, सबको मौका मिलेगा, ठीक। चलिए, तो ये कोई निर्धारण नहीं किया गया है, संविधान में ऐसा कोई फिलहाल प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के रूप में अगर देखा जाए तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। हाँ, अब है क्लास बेटा ये रेगुलर चलती है, ठीक है, ये क्लास रोज शाम 5 बजे होती है। ये एक अलग बात है कि मेरी क्लास सिर्फ और सिर्फ सोमवार यानी मंडे को होती है, ठीक है। ट्यूसडे को ये क्लास हमारे दूसरे साथी लेते हैं, वेडनेसडे को दूसरे साथी लेते हैं, मतलब और लोग भी हैं, पूरी टीम है जो क्लास लेती है, ठीक है ना। मेरी क्लास मंडे को होती है, अब है, ठीक बच्चे। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो देखो, वो भारत का नागरिक हो, किसी भी संवैधानिक पद के लिए पहली और अंतिम जो आपका रिक्वायरमेंट है वो ये कि आप भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कम से कम 35 वर्ष की पूरी आयु कर चुका हो, ठीक है। यानी 35 वर्ष या इससे ज्यादा वर्ष का होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष या इससे ज्यादा वर्ष। मैक्सिमम उम्र यानी अधिकतम सीमा का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, अधिकतम आयु सीमा कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अधिकतम सीमा कोई नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा है। और न्यूनतम सीमा आप देखो, एक राष्ट्रपति जी हो गए हमारे, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए हो जाता है, ठीक, एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो जाएगा, एक हमारे जो गवर्नर होते हैं। तो मिनिमम एज जो 35 की रखी गई है वो इन 3 पदों के लिए रखी गई है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल कोई भी पद आप ग्रहण करते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र जो होगी वो 35 साल होगी, अधिकतम उम्र का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, ठीक। चलो भाई, लोकसभा के सदस्य में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, यानी आप लोकसभा के लिए अगर चुनाव लड़े तो उसमें जीत सके, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अगर आप इससे पहले देखो तो प्रणब मुखर्जी साहब तो बहुत समय तक, लंबे समय तक वो लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल रहा उसमें बड़े बड़े पदों पर रहे, है ना। एक बड़ा राजनीति के बड़े विद्वान रहे और बहुत ही सुलझे हुए राजनेता रहे, है ना। मतलब उनका सिद्धांत ऐसा नहीं कि किसी से लड़ाई हो, किसी से झगड़ा हो, बहुत ही संतुलित व्यक्ति थे। और उनसे जिसने भी सलाह मांगी, मदद मांगी, उन्होंने अपने सीमा तक, जो कि उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, वहां तक उन्होंने मदद भी किया है लोगों का, तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे, ठीक। फिर कहा गया किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी जब आप अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं राष्ट्रपति का, तब अगर आप संसद के किसी सदन के सदस्य हो, इस्तीफा दे दीजिए, ठीक। किसी राज्य के राज्यपाल हो, इस्तीफा दे दिए। वर्तमान समय में श्री कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, इस्तीफा दिया, फिर इस चुनाव के लिए लड़े, जीत गए और इसके बाद राष्ट्रपति बन गए, है ना। तो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक। पागल और दिवालिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आपके क्वालिफिकेशंस बताए गए हैं प्रेसिडेंट को लेकर। राष्ट्रपति को उनके कार्य के लिए, वो जो कार्य करेंगे इस पद के लिए, तो उनको वेतन कितना दिया जाएगा, तो उनका वेतन है वर्तमान समय में 5 लाख रुपए प्रति माह, ठीक है।
सुविधाएं अलग हैं, वो अलग रहेगा। 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है और ये 1 अप्रैल 2018 से लागू, 1 अप्रैल 2018 से ये वेतनमान लागू है। ठीक है। राष्ट्रपति जब चुन लिए जाएंगे, चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उनका शपथ, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है उच्चतम भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है। अब हमें जल्दी से आप बता दीजिएगा कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। आप जल्दी से बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। जल्दी से बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, तब तक मैं घूंट पानी पी लेता हूं। ठीक, फटाफट बता दिए बच्चों। तो बहुत बढ़िया अमृता, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। अभय भाई, जो बच्चे हमारे YouTube पे हैं वो भी आंसर करें, वो भी आंसर करें भाई। बहुत बढ़िया प्रीति, वेल डन बच्चे। बहुत बढ़िया आरती, क्या बात है। सूरज, बहुत बढ़िया। तो जस्टिस अरविंद बोबडे साहब है ना, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान समय में। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर अरविंद बोबडे साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। किसी कारणवश अगर ये पद खाली है, किसी कारण नहीं भी खाली, मान लो किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश महोदय नहीं उपस्थित है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो एक ऐसी कंडीशन बन जाए, तब कौन दिलाएगा? तो ऐसी दशा में जो मुख्य न्यायाधीश जी के बाद जो अगले वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना, वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को उनके पद का। ठीक है, चलो भाई। महाभियोग, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति वैसे सामान्य तौर पर अपना कार्य 5 साल के लिए करेंगे, वो इस्तीफा भी दे सकते हैं अपने पद से, लेकिन अगर वो ऐसा कोई भी जो कि संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, ऐसा कोई कार्य करे जो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, तो उस आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ये महाभियोग की पूरी प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 61 में। महाभियोग अगर आएगा तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी शुरू हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा से ही आए, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। और ये अब जब राष्ट्रपति जी के ऊपर ये प्रक्रिया चलेगी तो फिर उनको 14 दिन पहले नोटिस दे दिया जाएगा कि साहब आपके ऊपर ऐसा ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा ऐसा आपके ऊपर प्रक्रिया है, महाभियोग जिसे कहा जा रहा है, तो आपके ऊपर ये प्रक्रिया चलेगी और इस पर आपको जो है सामना करना पड़ेगा। ठीक, नोटिस जो होगी इस पर, जब ये आपका महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो इस पर 1/4 सदस्य का, जिस भी सदन से जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है ना, सिग्नेचर होगा। ठीक, और फिर अगर सदन में देखा जाए तो अगर राज्यसभा से पारित होगा तो ये 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और यही प्रक्रिया लोकसभा के लिए भी है, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक, अगर दोनों जगहों से पारित हो गया तो फिर पारित मान लिया जाएगा। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जहां राष्ट्रपति के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं, वहीं महाभियोग में जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो वोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, चुनाव में तो हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन नमस्ते करने में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी तक भारत की बात करें तो भारत में अब तक न तो किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रक्रिया, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं आई है। ठीक है, ठीक, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आज तक नहीं चली है। ठीक है। हाँ, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं उनके ऊपर इसका आरोप आया है, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया।
अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे आ गए। अब जल्दी से देखिए, आपके सामने सवाल आया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब हमें जल्दी से आंसर करिएगा, इस सवाल के जवाब का आंसर करिए भाई, बहुत जल्दी, कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन शामिल होगा। ठीक, बहुत बढ़िया अमृता, वेरी गुड बेटा। बाकी लोग भी आंसर करिए, बहुत बढ़िया प्रिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, अमृता ने अपना आंसर बदल दिया। राहुल, नेहा, सुरेंद्र बेटा मैं बिल्कुल फिट हूं, तंदुरुस्त हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी तंदुरुस्त होंगे। रमेश, रुचि, दया, बहुत बढ़िया। रमेश या रोमेश जी हैं हमारे। ठीक, चलो भाई, अब अगर हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ लें कि कौन कौन आएगा या कौन कौन हिस्सा लेता है। अंबुज, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, क्या बात है। आरती, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल डन। तो अगर हम लोग अपने, बहुत बढ़िया जीतू, अपने आंसर को देखें तो देखिए, हम लोग ने इलेक्टोरल कॉलेज की बात की थी। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ आप देखोगे कि राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य रहते हैं। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग मत देने वाले हैं वो आपके ए और सी दोनों होंगे। जनता के द्वारा मत नहीं दिया जाता है क्योंकि ये प्रत्यक्ष चुनाव तो है ही नहीं, तो जनता के द्वारा मत वोट नहीं किया जाता है। ठीक, तो आंसर हम लोगों को क्या हो जाएगा, डी। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के और राज्य विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा था भी कुछ देर पहले। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, वहां से आते हैं। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान दिया गया और 55 में निर्वाचन का तरीका दिया है, जिसे हम लोग एकल हस्तांतरित आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम पर जानते हैं। ठीक है ना। चलो भाई, बहुत अच्छा, सबने अच्छी कोशिश की। अगले सवाल पर आ जाते हैं भाई। अगला सवाल है कि द टू यूनियन टेरिटरीज विच हैव बीन गिवन द राइट to participate in the election of president of India by the 17th constitutional amendment, यानी 70वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेते हैं विधानसभाओं के सदस्य, बहुत बढ़िया। अमृता, वेरी गुड बेटा। रोमेश, प्रिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चहल, बहुत अच्छी बेटा। अंबुज, सूरज, सुरेंद्र, राहुल, जीतू, ज्योति, दया, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, और 70वां संविधान संशोधन आया था 1992 में, 1992 में। ठीक है, तो वो आपके हैं दिल्ली और पुडुचेरी, यानी जो हम लोगों का बी ऑप्शन है, जो कि लगभग लगभग सभी लोगों ने बताया। एक दो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। इट शुड बी पॉसिबल कि वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, है ना, टाइपिंग करने में गलती हो गई हो। तो हम लोगों का दिल्ली और पुडुचेरी आपका राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, इस विधानसभा के, यानी इन दोनों राज्यों के विधानसभा के सदस्य, केंद्र शासित राज्य के सदस्य। चलो भाई, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत आती है, जल्दी से बताइएगा भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, वेरी गुड रोमेश। अमृता, क्या बात है भाई। राहुल, वेरी गुड।
ठीक, देखो बच्चों, मैं फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग YouTube पर हैं वो लोग लाइक और शेयर कर देंगे सेशन को, और जो लोग ऐप पर हैं वो रेटिंग जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र मतदाता हैं। आपने क्या रेटिंग दी है किसी को नहीं पता है, ठीक है, वो सिर्फ आपको पता है, तो ये गुप्त मतदान है, ठीक है ना, तो गुप्त मतदान कर दीजिएगा अपना। सूरज बहुत अच्छे बच्चे, प्रिया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नेहा, जीतू, रुचि, क्या बात है भाई, अंबुज बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आरती बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो देखो, महाभियोग की प्रक्रिया बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, डी ऑप्शन, आर्टिकल 61, ठीक है। शिवम बहुत बढ़िया बेटा, तो आंसर हम लोगों का है आर्टिकल 61। और देखिए, जो महाभियोग का प्रोसेस है, अच्छा हमें जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलेगा, ये प्रक्रिया भारत के किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ली गई है? ठीक, जल्दी से बता दीजिए, तो बड़ा आसान सवाल है कि किस देश के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में लिया गया है? हाँ, बहुत बढ़िया संतोष, वेल डन बेटा राहुल, वेरी गुड, वेरी गुड, जीतू क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर करो, बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल है। और देखो, कोशिश सब लोग करो, बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, कोशिश देखो सब लोग करो भाई, गलत सही से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चहल क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ठीक। तो देखो, महाभियोग की जो प्रक्रिया हम लोगों ने लिया है, ये प्रक्रिया ली गई है यूएसए से, अमेरिका से ली गई है मेरे बच्चों, अमेरिका से ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन से नहीं ली गई, क्योंकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति है ही कहां जो महाभियोग लगाओगे, है ना। ब्रिटेन में तो राजशाही परंपरा है, मोनार्की है सिस्टम, ठीक, तो वहां पर तो महाभियोग लगेगा ही नहीं। तो ये प्रक्रिया हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ, तो आंसर हम लोगों का क्या है, आर्टिकल 61। बाकी भी आर्टिकल्स को देख लेते हैं। देखो भाई, 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, राष्ट्रपति के पावर हैं, और 52 के तहत कहा गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है 52 में, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर देता है तो किसे देगा? भारत का राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसे देगा, है ना, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को? क्या बात है भाई सूरज, वेल डन बच्चे, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया देव, वेरी गुड, प्रिया, अमृता, दया, राहुल, पो, प्रिया, पो पढ़े कि पू पढ़े? ज्योति क्या बात है भाई, क्या बात है, चहल बहुत बढ़िया, शिवम, सूरज, सुरेंद्र, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो देखो भाई, भारत के राष्ट्रपति को अगर लगता है कि वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, अक्षम पा रहे हैं अपने आप को, व्यक्तिगत कोई परेशानी है, तो जो भी है, ऐसी किसी भी दशा में भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके लिख कर दे सकते हैं कि भाई इन इन कारणों की वजह से जो भी है वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और वो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना दे सकते हैं त्याग पत्र, ठीक है ना बच्चों। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आर्टिकल 56(1) में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। आर्टिकल 52 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति महोदय इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को दे देंगे, ठीक है। चलो भाई, अगले सवाल पर आ जाते हैं, और अगला सवाल है कि क्या आप अपने अंदर एक प्रशासनिक अधिकारी देखते हैं? और इसका जवाब आप मुझे मत दीजिएगा, अपने मन में, अपने दिल से, और अपने, होता नहीं है, अपने आप से पूछिएगा,
उसका जवाब आपको मिलेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो आंसर मैं ढूंढ पा रहा हूं, वही आंसर आपका होगा। ठीक है, और जो आंसर मैं सोच रहा हूं, अगर वो आंसर है, तो बिना देरी किए आप ग्रेडअप को, बिना देरी किए ग्रेडअप को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और उसके लिए देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और वो है फरवरी मेला। ठीक है, अगर अपने अंदर प्रशासनिक अधिकारी बनने की योग्यता, काबिलियत और अपने आप को देखते हैं उस जगह पर कि आप कल के पीसीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी हैं, तो विदाउट एनी लेट, विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत ज्वाइन करें आप, है ना। आपको इस वक्त देखिए ऑफर भी दिया जा रहा है 50% का, डबल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। तो विदाउट एनी देर, विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत बाय नाउ पर जाइए और बाय करिए, है ना। तुरंत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बेनिफिट क्या मिलेंगे, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर, तो आपको आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें से किसी के लिए अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत एक ही सब्सक्रिप्शन में सबको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो परचेज आपको अलग से सेपरेट कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। जो पढ़ाने वाले हमारे साथी सहयोगी हैं सभी अनुभवी हैं। मॉक टेस्ट और आपके सेक्शनल टेस्ट रिव्यू जो होंगे वो आपके होते रहेंगे। किसी तरह की कोई परेशानी अगर आपको महसूस होती है तो ये नंबर दिया हुआ है हमारे काउंसलर्स का, जिनसे आप बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी को बोलकर, बता करके, जो भी सब्सक्रिप्शन लेने में परेशानी आती है वो आपसे उनको बता सकते हैं। पढ़ने लिखने में जो परेशानी हो सकती है वो आप हम लोग से शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। वो परेशानी का निदान जो होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो उम्मीद है कि हमारे YouTube के बच्चों ने लाइक भी किया होगा, शेयर भी किया होगा। क्वेश्चन अगर है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि समय समय पर आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। ठीक, चलो भाई, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, और अपने आप को अच्छे से स्वस्थ रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। बहुत तरक्की करिए, बहुत आगे जाइए। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।